हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी ओपन स्कूल के जो पेपर है उसके फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सभी विषयों के। यहाँ पर जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी विषयों के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में भी जल्दी से शेयर कर दे ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। चलिए बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पहले का अ नंबर का प्रश्न क्रमांक 1 में आपको अ ब स द इस प्रकार से दिए गए। तो यहाँ पर हम अ कॉलम का जो है वो देख लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका उत्तर क्या होगा? तीव्र औद्योगिक विकास। सही विकल्प का पहले प्रश्न का उत्तर तीव्र औद्योगिक विकास हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 225 यानी 225 यहाँ पर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है आपको? अधिकतम होती है, ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? एकाधिकार, यहाँ पर आपको लिख देना है। अब अ नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं ब नंबर की ओर। जैसे कि यहाँ पर 4 है आपको अ ब स द, तो ब नंबर में पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? मानव विकास सूचकांक इसका सही उत्तर है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नोट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 4 है आपको अ ब स द, तो ब नंबर में पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? मानव विकास सूचकांक इसका सही उत्तर है। क्या है? मानव विकास सूचकांक। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तल। उत्तल इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चौथा है बराबर, इसका करेक्ट उत्तर है, आपको बराबर लिख लेना है। और पांचवा और इसका आखिरी प्रश्न है ब नंबर का, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर इसका सही आरबीआई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप स नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो स नंबर में यहाँ पर आपको लिखना है, स नंबर का पहला प्रश्न का उत्तर क्या है? जनसंख्या वृद्धि। और इसी प्रकार से स नंबर का दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? विशिष्ट अर्थशास्त्र में। तो ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसका आपको औसत लागत का जो फॉर्मूला वो यहाँ पर हो जाएगा। तो औसत लागत किसके बराबर होता है? कुल उत्पादन लागत बटे उत्पन्न की गई समस्त इकाइयों की संख्या। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? धन और श्रम शक्ति, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापार संतुलन। तो ये आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा। इसी प्रकार से द नंबर है, इसमें आपको अ और ब 2 कॉलम दिए गए, इसमें आपको क्या करना है? सही जोड़ी को मिलान करना है। तो पहला प्रश्न है इसमें मनरेगा। मनरेगा कितने दिनों का होता है? 100 दिन का इसमें रोजगार प्राप्त होता है। तो इसका मिलान किससे कर देंगे? 100 दिन के रोजगार से। इसी प्रकार से पूर्व प्रकाशित स्रोत, तो यहाँ पर इसका मिलान किससे होगा? द्वितीयक आंकड़े से। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? पूर्व प्रकाशित स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा है चाय या कॉफी, तो ये इसके मिलान हो जाएगा स्थानापन्न से। और नेक्स्ट है वस्तु की पूर्ति, तो वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएंगी? उत्पादक द्वारा हो जाएंगे। और पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी इसको कहा जाता है एसपी, तो यहाँ पर जीडीपी हो जाएगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीजी ओपन स्कूल के सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नेम दिया गया है, वहाँ पर आपको सर्च करना है और आप उससे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है, यहाँ पर आपको जो पूछा गया है, तो ये है द्वितीयक आंकड़े के प्रमुख स्रोत। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर ये देख रहे हैं। तो द्वितीयक आंकड़े का यहाँ पर इंटरनेट खोज, पुस्तकालय, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि की विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो प्रश्न क्रमांक 3 हम देख रहे हैं, भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर खाद्यान्न है, फसलों की विविधता के बारे में बताया गया है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
आप चाहे तो भारतीय कृषि की यहाँ पर जो विशेषता है उनको भी लिख सकते हैं। अब जो केंद्रीय समस्या है उनको लिखना है। एक अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याओं के बारे में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर पूछा गया है आपको 2 केंद्रीय समस्या है। तो सबसे पहली समस्या क्या हो सकती है इसमें कि जो उत्पादन है किस प्रकार से किया जाएगा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी में मात्रा में, ये निर्णय करना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा होगा वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। सभी वस्तुओं का उत्पादन बहुत सारी तकनीक से भी होता है। तो ये उत्तर यहाँ पर आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, आर्थिक समृद्धि से क्या आशय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख रहे हैं, आर्थिक समृद्धि से मतलब। तो ये आपको उत्तर इसमें लिख लेना है, आर्थिक समृद्धि की परिभाषा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस प्रकार से है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। यहाँ पर आपको पूछा गया है मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो एक यहाँ पर आपको लिख लेना है, इस प्रकार से कहलाती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया आपूर्ति फलन। तो आपूर्ति फलन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है आपूर्ति की मात्रा और आपूर्ति निर्धारक के संबंध को गणितीय समीकरण पर मापते हैं, यही क्या कहलाता है, आपूर्ति फलन कहलाता है। तो यहाँ पर ये पूरा लिख देंगे आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है पूर्ति से आप क्या समझते हैं, पूर्ति की परिभाषा लिखिए। तो प्रोफेशन बेनहम के अनुसार यहाँ पर पूर्ति की जो परिभाषा है उस वो लिखना है आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है पानी की मांग या जल की मांग लोचदार क्यों होती है, ये आपको लिखना है। तो जल की मांग लोचदार है क्योंकि जल जीवन की क्या है, आवश्यकता है। तो पानी का यहाँ पर आपको हमेशा आवश्यकता होती है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्ति के यहाँ पर आपको जो नियम की 2 मान्यताएं पूछी गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पूर्ति के मांग की 2 जो नियम मान्यता है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका जो संबंध है वो धनात्मक संबंध होता है, मूल्य बढ़ने के साथ इसकी मात्रा भी बढ़ती है। और लेकिन यदि जो इसमें कमी आ जाए वस्तु की मात्रा में, तो कोई भी इसे क्या करना चाहेगा, बेचना चाहेगा, क्योंकि समय से कम लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट पूर्ति के नियम का जो वॉटसन के अनुसार बताया गया है ये भी पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मांग आधिक्य क्या है। तो मांग आधिक्य यहाँ पर आपको लिखना है वित्तीय वर्ष बीतने के पहले यदि बजट की अपर्याप्तता दिखाते हुए अतिरिक्त खर्च की मांग संसद में पेश की जाए तो यह अनुपूरक अनुदान की मांग कहलाती है। इसके विपरीत यदि उस वित्तीय वर्ष के बीतने के बाद अतिरिक्त खर्च सामने आता है तो इसे अतिरिक्त अनुदान मांग या मांग आधिक्य कहा जाता है। दोनों ही सेम परिभाषा है, तो इसको आपको लिख लेना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसका जो यहाँ पर है किस प्रकार से ज्ञात करोगे, या बाजार कीमत पर जो आपको दिया जाता है घरेलू उत्पाद उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला कहा गया है। तो यानी कि जीडीपी और एनडीपी में किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूला होगा, तो ये आप एनडीपी यहाँ पर देख सकते हैं और डिप्रिसिएशन, तो ये आपको फॉर्मूला ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कठिनाइयाँ आपको लिखना है। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसकी 2 कठिनाइयाँ देखते हैं। तो इसकी पहली कठिनाई यहाँ पर लिख सकते हैं विनिमय करने वाले दोनों व्यक्तियों को इस वस्तु के लिए आवश्यकता मेल खा जाए, ये आवश्यक नहीं है। और साथ में यहाँ पर तीसरी कठिनाई भी दी गई है, आप चाहे तो ये भी इसमें नोट कर सकते हैं। तो 2 कठिनाई कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है भारत ने योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी व्यूह रचना अपनाई। 3 नंबर का प्रश्न है, ये आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारत ने जो है बहुत सारी योजनाओं को लाया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और भी बहुत सारी यहाँ पर योजना आई है। तो यहाँ पर गरीबों को मकान बनाने वाली ये योजना का यहाँ पर वर्णन करना है आपको। तो ये पहली योजना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो पूरा इसका चाहे तो डिटेल ही नहीं तो 2-2 3-3 लाइन आप इनको ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार से जब योजना का दूसरा चरण चढ़ा तो इसमें भी यहाँ पर बहुत सारे आवास जो कि तैयार किए गए, 2021-22 तक यह चलेगा। तो इस योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने बहुत सारी ताकत लगाई, पूरी ताकत झोंक दी थी। और बहुत सारे यहाँ पर जो जिनकी अहम भूमिका रही उनको यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पुरस्कार भी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पूरा वर्णन इसका योजनाओं में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषता आपको लिखना है। तो 3 विशेषताओं में पहली विशेषता हो जाएगी व्यापक विश्लेषण, परस्पर निर्भरता और आय व रोजगार के सिद्धांत। तो ये 3 प्रमुख विशेषता आप इसमें लिख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कुल उत्पाद, और यहाँ पर पूछा गया आपको असामान्य लाभ में अंतर लिखिए। कुल उत्पाद और सीमांत भौतिक उत्पाद में आपको संबंध लिखना है। तो जो कुल भौतिक
उत्पाद है और सीमांत भौतिक उत्पाद, ये दोनों में संबंध इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये पूरा यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो उत्पादन इनपुट बढ़ाने से सकारात्मक सीमांत उत्पाद प्राप्त होगा, ये एक सामान्य नियम के रूप में किया गया है। अब प्रश्न क्रमांक 17 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आपको पूछा गया है सामान्य एवं असामान्य लाभ में अंतर। तो सामान्य और असामान्य लाभ में अंतर यहाँ पर देख सकते हैं। यदि कोई फर्म सामान्य से अधिक लाभ कमाती है तो इसे अति सामान्य लाभ कहा जाता है, और सुपर सामान्य लाभ को आर्थिक लाभ और सामान्य लाभ दोनों कहा जाता है। तो ये असामान्य और सुपर सामान्य लाभ को ही कहा जाता है, दोनों की नाम सेम है। तो यहाँ पर ये परिभाषा आप लिख सकते हैं अति सामान्य लाभ या असामान्य लाभ के लिए। तो ये एक मुख्य रूप से अंतर भी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। तो यहाँ पर स्वायत्त या प्रेरित निवेश में आपको भेद लिखना है, यानी अंतर इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको दिया गया स्वायत्त निवेश यहाँ पर पूछा गया, तो ये लिख देंगे, और प्रेरित निवेश है तो ये भी आपको लिख देना है। और इसके बाद में इसका मुख्य रूप से जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है प्रेरित निवेश के लिए, ये भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा, जिससे क्या हो क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीजी ओपन स्कूल के सभी विषयों के चैनल आपको यहीं पर मिलेंगे। सारे विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन, एक से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलते हैं ये चैनल पर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको कोई विषय के नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी विषयों की लिंक दी गई है कंप्लीट सॉल्यूशन की, जाना है आपको और लिंक पर क्लिक करना है और पूरे विषयों के आंसर शीट लिख लेना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकार को बजट की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये जो बजट शब्द है फ्रांसीसी शब्द बुगेट या बूजे से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटे चमड़े का बैग, जो किसको दर्शाता है, वित्तीय प्रस्तावों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये वर्णन बजट का पूरा कर देंगे, इतना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उन दशाओं की व्याख्या कीजिए जहां मांग का नियम लागू नहीं होता। तो कुछ दशाओं में कीमत और मांग का विपरीत संबंध क्रियाशील नहीं होता, उसे मांग के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। तो ये मांग का नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर ये बताना है किस प्रकार से। तो ये वर्णन पूरा इसमें आप कंप्लीट रूप से कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी आपको इसी प्रकार से वर्णन यहाँ पर करना पड़ेगा, क्या क्या जो आपको चीज़ें हैं मांग के कानून के अपवाद के विरुद्ध है। तो ये चीज़ें कुछ सामान्य गिफेन सामान, विबलेन सामान, आय परिवार का परिवर्तन, ये सारी वस्तुएं इसमें आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 21 है, यहाँ पर पूछा गया परिवार एवं फर्म के मध्य वस्तुओं की प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये वर्णन हो जाएगा किसी वस्तु की कीमत, मांग, शेयर, विपरीत किस्तें। तो ये उत्पादों की मांग, वेबलन सामान, आय परिवार का परिवर्तन, विलासिता की वस्तु, ये सारी मांग के नियम का पालन नहीं करती है। तो ये प्रवाह आप लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका 22 है, मांग के आधिक्य तथा मांग में कमी को दूर करने के उपाय। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है। इस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 23 में है, मुद्रा के 4 आकस्मिक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य यहाँ पर आपको लिखना है। सबसे पहला है जो अधिकतम संतुष्टि। तो अधिकतम संतुष्टि यहाँ पर इसका पहला कार्य हो जाएगा, ये आपको पूरा वर्णन लिखना है। दूसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण, ये इसका मुख्य आकस्मिक कार्य है। और तीसरा है पूंजी की तरलता में वृद्धि। तो ये सारे आकस्मिक जो कार्य है ये आपको लिख लेना है। चौथा हो जाएगा साख का आधार, इसमें आप चाहे कोई एक पॉइंट यदि छोटा लिखना चाहते हैं तो शोधन क्षमता की गारंटी भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है आकस्मिक कार्य हो जाएंगे मुद्रा के। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है प्राथमिक संगमकों को एकत्रित करने की विधियाँ। तो पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति है, और दूसरी विधि यहाँ पर है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति। तो ये भी सारी आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो ये अलग अलग यहाँ पर बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, पूरी रीति यहाँ पर दी गई, इनकी डिटेलिंग भी इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये अप्रत्यक्ष के लिए हो जाएगी, और स्थानीय लोगों एवं संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, ये इसका तीसरा मुख्य पॉइंट हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त रीति। और पांचवा पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे प्रगणकों द्वारा अनुसूचिका भरना, ये भी हो जाएगी। तो ये सारी प्राथमिक संकलन की विधियाँ ये आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है माध्यिका की गणना करने का। तो यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो आगे जल्दी इसको कोशिश करेंगे कि आपको फटाफट से प्रोवाइड किया जाए, लेकिन यदि आपसे बन गया है तो कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 26 यहाँ पर दिया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर भारत में कृषि और जो रोजगार है उसको मुख्य रूप से बताया गया है, तो आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जो कृषि और रोजगार है उसका कनेक्शन है, इस कारण जो है भारत कृषि प्रधान देश है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक संख्या में रोजगार के अवसर किस क्षेत्र में प्रदान है, कृषि में। तो ये पूरा वर्णन किया गया है भारत में कृषि का किस प्रकार से, और कृषि और उद्योग में जो हमें फायदा है कृषि के कारण, इस कारण जो है यहाँ पर दिया गया है।
सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ पर कृषि और खेती की जाती है। तो ये पूरा वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, ये पूरा आपको लिखना है। और जीवन निर्वाह का स्रोत भी हमारा क्या है, खेती है। तो इस कारण भारतीय किसानों के लिए कृषि उनकी जीविका का क्या है, मुख्य साधन है। और यहाँ पर ये पूरे पॉइंट वाइज आपको लिखना है, जिससे क्या हो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो ये कृषि के लिए आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पूंजी निर्माण तक के ये पूरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूछा गया है। तो ये इतना वर्णन आपका इस क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पर जो पेपर है आपका उसका आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसको आपको सॉल्व करना है, माध्यिका की गणना है, उसको कमेंट जरूर करें, आपसे बन गया होगा तो। चलिए निर्देशांक की रचना के प्रमुख चरण है, इसको देख लेते हैं। तो निर्देशांक की रचना के प्रमुख चरण है यहाँ पर निर्देशांक निर्माण का उद्देश्य सबसे पहला। और निर्देशांक की रचना से पूर्व हमें इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि निर्देशांक की रचना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही है। ये आपके पहले प्रश्न का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरा है मदों का चुनाव। तो मदों का चुनाव किस प्रकार से होता है, निर्देशांक की रचना करते समय ऐसी मदों का चुनाव किया जाना चाहिए जो संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। उसके बाद आधार वर्ष का चुनाव, ये पॉइंट हो जाएगा। निर्देशांक की रचना करते समय ऐसा आधार वर्ष लिया जाना चाहिए जो सामान्य अर्थात जिसमें किसी प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक असामान्य घटना घटित ना हुई हो। तो ये सारा सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करना है। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो प्रतिनिधि मूल्यों का चुनाव, वस्तु के मूल्य प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो 4th पॉइंट है वो हो जाएगा, एक तो थोक मूल्य और खुदरा फुटकर मूल्य जिसे कहा जाता है। इनमें भी आप इस प्रकार से माध्य का चुनाव लिख सकते हैं। 6वां पॉइंट ये हो जाएगा। 5वां पॉइंट माध्य का चुनाव है। यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली चीज़ है ये। और भार निर्धारण का ढंग, ये 6 पॉइंट हो गए। तो ये इसके प्रमुख चरण है, इन प्रमुख चरणों को आपने यहाँ पर लिख लिया। तो ये कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने आज किसमें इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 27 तक के देखा। और पूरे वीडियोस आपने यदि नहीं देखे सभी विषयों के, तो आपको फटाफट से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से जाके सभी विषयों के आंसर शीट कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स के लिए कंप्लीट एक ही वीडियो में सभी विषयों का संपूर्ण हल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के साथ में। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिया गया है, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।